नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की फाइट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा मिडिल क्लास, किसानों का बूस्टर। आज का आम बजट आया और यही कहा गया कि मिडिल क्लास और किसानों को भर भर कर दिया गया है। यहां तक कि कहा गया कि हर वर्ग को दिया है कुछ ना कुछ। केंद्र सरकार के आम बजट से मिडिल क्लास गदगद नजर आ रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। बजट में हर सेक्टर का खास ख्याल रखा गया। बजट की बारीकियों पर अगर गौर करें तो यह बजट पीएम मोदी के ज्ञान वाले मंत्र GYAN, जी गरीब, वाई युवा, ए अन्नदाता किसान धरतीपुत्र और एन नारी पर, महिलाओं पर फोकस। इनकम टैक्स की न्यू रिजीम में मिली छूट से सबसे ज्यादा मिडिल क्लास को खुशी हुई, गदगद। बजट में छोटे और मझोले उद्योगों के लिए भी विशेष घोषणाएं की गई हैं। एमएसएमई, महिलाओं को, उद्यमियों को, महिला उद्यमी जो हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं, जिससे व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजित होगा और देश की जीडीपी में इनका योगदान होगा। सबसे बड़ी बात यह कि नौकरी पेशा लोगों को 12 लाख तक की सालाना आय में कोई भी टैक्स अब नहीं देना होगा। किसानों के लिए भी कई ऐलान किए गए। बजट में किसको क्या मिला, क्यों विपक्ष को यह बजट रास नहीं आ रहा है, आज 8 की फाइट में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। I present the budget for 25-26. बजट खास, सभी वर्गों की पूरी हुई आस। I present the budget for 25-26. वर्ष 2025-26 के बजट में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के साथ सभी वर्गों के लिए उचित प्रावधान किए हैं। इनकम टैक्स में बड़ी छूट से मध्यम वर्ग को राहत। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए प्रावधान। उद्योग जगत के लिए कई ऐलान। पीएम मोदी बोले, हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। कांग्रेस ने बताया निराशाजनक बजट। बजट किसी को भी फायदा नहीं पहुंचाएगा, ये देश को पीछे ले जाने वाला बजट। मिडिल क्लास, किसानों का बूस्टर। बिना वक्त गंवाए मेहमानों का इंट्रोडक्शन कराते हैं, परिचय कराते हैं। शंकर अग्रवाल जी बीजेपी से हैं। शंकर अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, नमस्कार, स्वागत आपका भी। राघव चतुर्वेदी जी वित्त विशेषज्ञ हैं, जानेंगे बजट की बारीकियां। राघव जी स्वागत, वेलकम सर। और रामपाल जाट जी किसान नेता, किसानों को क्या मिला, क्या ख्वाहिशें अधूरी रह गई, उनसे ये जानेंगे, समझेंगे। रामपाल जाट जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चूंकि बजट आए हुए वक्त हो गया है, इस बजट को लेकर सभी ने अपने अपने तरीके से आकलन भी कर लिया है, इसको समझ भी लिया है। तो शुरुआत हम इसी बात से करते हैं, बीजेपी से शुरू करेंगे, कांग्रेस पर खत्म करेंगे। 10 नंबर अगर इस बजट के लिए रखे जाते हैं शंकर अग्रवाल जी, तो 10 में से कितने नंबर देंगे इस बजट को? बिल्कुल 10 में से 10 ही नंबर देंगे। ठीक है, राघव जी आप कितने नंबर देंगे? सर 8 नंबर पर मैं ऐसे 2 नंबर आपने काट दिए, किस चीज के काटे हैं वो जानेंगे। रामपाल जाट जी आपके कितने चेकिंग करेंगे अगर तो? माइनस मार्किंग। माइनस, नेगेटिव? हाँ, यस। कितना नेगेटिव में भी? कितना? पूरा ही 1% भी, 1 अंक भी नहीं मिलना चाहिए 10% को। ओके, बिल्कुल। और स्वर्णिम जी की बात करनी हो तो आता हूं, डिटेल में लेता हूं क्यों नेगेटिव आप मार्किंग कर रहे हैं। स्वर्णिम जी देखिए, बिल्कुल अगर नंबर देना है तो निश्चित रूप से रविंद्र जी शून्य ही दी जा सकते हैं, क्योंकि आज जो आकांक्षाएं और अपेक्षाएं और थी वो उन सबकी जो है वो पूरी नहीं हुई। और पूरी तरह से अगर राजस्थान की बात करें तो उपेक्षित रहा हमारा राजस्थान इस बजट में। ये देश का बजट है,
ये बिल्कुल देश का बजट है और देश के बजट में अगर आप देखेंगे तो ना तो यहाँ पे किसानों की बात हुई, किसान क्रेडिट कार्ड की जो सीमा बढ़ाई गई है 5 लाख तक, वो राजस्थान के किसानों पे भी लागू होगी। धन धान्य कृषि योजना जो शुरू की जाएगी 100 जिले, उसमें हो सकता है क्या राजस्थान के भी जिले शामिल होने चाहिए। SC/ST महिलाओं को जो नई स्कीम की घोषणा की गई है, 5 लाख महिलाओं को 2 करोड़ तक का लोन मिलेगा, उसमें राजस्थान की महिलाएं हो सकती हैं। कपास किसानों के लिए जो कहा गया है वो उसमें किसान राजस्थान के भी हो सकते हैं। जी, किसानों के लिए आज आप क्रेडिट देने की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन आय बढ़ाने की जो आपका वादा था उसका क्या हुआ? आय दुगनी करने का आपका वादा था, उसका क्या हुआ? आय आप बढ़ा नहीं रहे। फर्टिलाइजर्स पे जो खर्चा होना था, आज वैसे भी DAP नहीं मिल रहा। पूरे देश भर में स्थिति हमने देखी, राजस्थान में लाठीचार्ज हुआ। आपने जो DAP के लिए बजट आवंटन था उस पैसे को भी आपने घटा दिया, यानी कि अगले साल किसानों को DAP और भी कम मिलेगा। किसानों की बात। और जब पहला बजट सुनिए किसानों की बात हुई ना, किसानों की आय दुगनी करने का वादा प्रथम कार्यकाल में किया था। MSP देने का वादा हुआ था, MSP की कोई बातचीत नहीं हुई। यहाँ पे पहली चीज, यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं थी वो घटती जा रही है, आबादी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन मनरेगा को जो बजट आपने दिया, जो 4 साल पहले था, 2 साल पहले था, वही आज है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है। आपने शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछला बजट था, अगर उसमें देखें तो आपने जो बजट एस्टिमेट बनाए थे और जो खर्च किया वो घटा। आपने चिकित्सा के क्षेत्र में जो बनाए आवंटन किया था, वो आपने जो रिवाइज्ड एस्टिमेट थे वो घटा। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? अरे जरूरत है बेरोजगारी खत्म करने की, वो आपने खत्म नहीं की। जो चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है उस पर आप अगर अंकुश लगाते तो हमारे देश की MSME आगे बढ़ती। आप क्रेडिट किसको देंगे? जिसकी कमाई नहीं है वो क्या आपसे कर्ज लेगा? गलत है। जो MSME अगर वो सुदृढ़ नहीं होगी तो रोजगार भी नहीं बढ़ सकता। तो आपने रोजगार पर ध्यान नहीं दिया, आपने महंगाई कम करने पर कोई इसमें टैक्स के सरलीकरण के लिए, GST के सरलीकरण के लिए कोई बात नहीं की। और जो आप ये कहते हैं मीडियम क्लास को बंपर हमने दे दिया, अरे भाई 8 करोड़ इनकम टैक्स पेई में से केवल 3 करोड़ 20 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। अगर इनकम टैक्स एक्ट जो 8-10 दिन बाद आएगा उसमें क्या आएगा ये आपको और हमें भी नहीं पता। तो ये तो सिर्फ घोषणा है, सिर्फ 3 करोड़ लोगों के लिए। 1 करोड़ 40 लाख जो परेशान हैं उनका क्या होगा? आपने भर्ती की नहीं मेडिकल क्षेत्र में, आप डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, आप टीचर्स भर्ती नहीं कर रहे, आप सीट कैसे बढ़ाएंगे? राजस्थान की सरकार तो यहां पे एक मेडिकल कॉलेज जो हमने चालू करा था, कहां निरस्त कर दिया। 6 को उसमें रिव्यू में डाला हुआ है। जी, तो शंकर अग्रवाल जी, आप बजट तर्कश से कई तीर निकाल लिए हैं और चला दिए हैं स्वर्णिम जी ने। एक एक करके चाहेंगे सबका जवाब आपसे। देखिए, इन्होंने बिल्कुल सबका जवाब देंगे। देखिए, आप पहली बात तो ये है कि 1 लाख करोड़ रुपया, ये जो बजट 12 लाख रुपए तक की छूट दी है, उससे 1 लाख करोड़ रुपए का फ्लो मार्केट में आएगा। 1 लाख करोड़ रुपए की रेवेन्यू सरकार को कम होगी इससे, और मार्केट में उनका कहना है कि 1 करोड़ 20 लाख लोगों को इससे फायदा होगा। बस वही 3 करोड़ 20 लाख लोग ही आते हैं। 3 करोड़ 20 लाख 3 करोड़ 20 लाख। नहीं, मैं 1 करोड़ रुपए की बात, 1 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं 3 करोड़ 20 लाख आबादी की बात कर रहा हूं। देश की 150 करोड़ आबादी में सिर्फ 3 करोड़ 20 लाख आबादी है ये जो इसका लाभ उठाएगी। मैं जो दूसरी बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं 1 लाख करोड़ रुपया मार्केट में आएगा, उससे अपना व्यापार भी बढ़ेगा, इंडस्ट्री भी बढ़ेगी। और उसको ध्यान में रखते हुए आपने एक बात और देखी होगी, सरकार ने दूरगामी परिणामों की बात करी। इन्होंने MSME के लिए कहा, MSME में कुछ नहीं किया। MSME में स्टार्टअप के लिए 10 लाख रुपए, 10 करोड़ की जो लिमिट थी वो 20 कर दी, और MSME में 5 करोड़ की लिमिट थी वो 10 करोड़ रुपए कर दी लोन के लिए। और इसके अलावा MSME की डेफिनेशन बदल दी है। पहले MSME में 50 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर की सीमा थी। अब उसको बढ़ा करके 50 करोड़ से 125 करोड़ रुपया और 250 करोड़ से 500 करोड़ कर दिया है। वो तो इसलिए बहुत सारे उद्योग, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं तो इसलिए नहीं चला रहे, बंद कर रहे हैं। हेल्थ हो, एजुकेशन हो, उस पर एलोकेशन नहीं हो रहा है, सही तरीके से आवंटन नहीं हो रहा है, उसमें बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। किसानों की आय को दोगुना कर देंगे, कहां है उसका प्रावधान? कैसे होगी उनकी आय दोगुना? MSP का जो वादा था वो पूरा नहीं हो रहा है। सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं वो उसके अंदर पिछली बार 56,501 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया था, इस बार 60,000 रुपए का प्रोविजन किया है। प्रोविजन योजना क्या लाई है? वो 80 करोड़ लोगों को जो खाद्यान्न योजना का लाभ मिलेगा, उसके अलावा योजना क्या लेकर आए?
27 योजनाएं ऑलरेडी चल रही है, उसके अंदर उसको बढ़ाएंगे, उससे कम नहीं करेंगे। और मनरेगा में भी पैसा नहीं बढ़ा, उसका बजट जो है, मैं मनरेगा पर देखो, मनरेगा पर हमेशा चर्चा होती है, पिछली बार भी आपके उस पर हुई थी। मनरेगा में क्या है कि एक्चुअली 86,000 करोड़ रुपए का बजट इन्होंने दिया है, पिछली बार 90,000 करोड़ रुपए का बजट खर्च हुआ। वो मांग, डिमांड एंड सप्लाई पे है। अभी 86,000 करोड़ कर दिया, जो स्टेट जितना रुपया मांगेगा उतना रुपया केंद्र देता है, कई बार तो 20-20%। मतलब आपको लग रहा है कि मनरेगा के लिए इतनी डिमांड नहीं है, रोजगार पाने के लिए डिमांड नहीं? ऐसा नहीं है। देखिए सर, 1 मिनट आप सुन लें कि 1 रुपया किसी आदमी के पास में 100 रुपया होगा और 100 रुपये में बाजार से सामान लेने जाएगा, तो उसका एलोकेशन तो किसी न किसी तरह से कम ज्यादा करना ही पड़ेगा ना, कि एक बार इसमें कम कर दो, इसमें ज्यादा कर दो, ये सब करना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए एक बार एलोकेशन है। मान लो कल को अपना कोरोना आ गया था, तो सारे खर्चे काट करके हेल्थ पे लगाया कि नहीं लगाया सरकार ने? तो वो अगर मान लो कल को युद्ध की स्थिति कहीं आ जाती है, तो ये सारे जितने तो ये कटौती करके कहां लगाया पैसा? के लिए पैसा देना पड़ेगा। कटौती करके कहां लगाया? मनरेगा में कटौती करके कहां लगा पैसा? बाकी नहीं, कटौती कहां करी? मैंने कहा कब कहा कटौती करी? 90,000 आपने बताया ना, पिछली बार 86,000 90,000 आवंटित हुआ था, 86,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन था, तो 86,000 करोड़ आवंटित हुआ था। इस बार 90,000 करोड़ रुपया उस पर खर्चा हुआ। हाँ। और अब इस बार भी 86,000 करोड़ का ही प्रोविजन किया, इसलिए कम नहीं किया कोई प्रोविजन। अब इसमें अगर डिमांड ज्यादा आएगी तो डिमांड जो स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर करता है कि कितने रुपए, कितने किसानों मजदूरों को मजदूरी देते हैं, कितना क्या करते हैं, उसका जो स्टेटमेंट भेजते हैं उसके बेसिस पे पैसा मिलता है। तो उसमें कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में जाकर के पता लगेगा 86,000 करोड़ से खर्च ज्यादा हुआ या कम हुआ। उससे पिछले साल का देख लो, 64,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन था और खर्च हुआ 78,000 करोड़ रुपया। तो इसलिए ये जो फिगर है ये बदलता रहता है। इस फिगर रोजगार के अवसर भी किस तरह से पैदा होंगे, किस तरह से जो वादा किया गया था वो कितना पूरा हो रहा है? बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये मान करके चलें आप कि कहीं अगर आपके दिमाग में ये बात हो कि सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आज ये बताओ मुझे कि 45 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट इस पे खर्च हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 सालों में खर्च हुआ है, और उससे पहले केवल 2 या सवा दो लाख करोड़ रुपए तक का ही इन्वेस्टमेंट था। तो वो जो रोड्स बने हैं, ब्रिजेस बने हैं, टनल बन रहे हैं और नेशनल हाईवे का विकास हो रहा है, जो अपनी जो रेलवे की जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो 21,000 करोड़ रुपए 21,000 किलोमीटर पे लेकर के आए थे 14-15 में, जो आज बढ़कर 63,000 किलोमीटर तक इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। तो इसलिए क्या है कि जितनी भी चीजें ये हो रही है ना, उन सब चीजों के अंदर कोई आदमी काम करेगा ना, कहीं ना कहीं तो नौकरी करेगा ही ना आदमी। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर में आज नौकरी अनेक बात कही कि सरकारी आ रही है, कोई रोजगार भी नहीं है। हाँ, देखिए, हम तो 3 बातों पर फोकस करते हैं। आप पहले रोजगार की बात करते हैं, जो आपने कहा रोजगार में अगर मनरेगा का बजट आप नहीं बढ़ाते हैं, तो जो कि सबसे बड़ी आज हमारे रूरल सेक्टर की रीढ़ है, उसमें आपने बजट नहीं बढ़ाया, ये आपने स्वीकार किया। दूसरी चीज, अगर आप देखेंगे तो एमएसएमई को लेकर के कोई विशेष पैकेज मैंने फिर कहा आपको कि आपने कहा कि स्टार्टअप्स के लिए या इनके लिए हम कर्ज की सीमा बढ़ा रहे हैं। अरे भाई, कर्ज की नहीं, बिजनेस कैसे करेगा? बिजनेस कहां से होगा? वो एमएसएमई सेक्टर जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, जो उत्पादन करता था, वो इसलिए आज गिरा हुआ है कि आपने जीएसटी का सरलीकरण नहीं किया और कोरोना के टाइम में उनको इंसेंटिव नहीं मिले, वो बंद हो गए। और आज वो सारा सामान चीन के साथ आयात आपकी सरकार करने का इरादा रखती है। आपने उस पर कोई इस तरह का प्रावधान नहीं किया कि हमारे जो सेक्टर के उद्योग है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो उसमें उनकी यूनिट चले और चले तो रोजगार दें। कि जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मेक इन इंडिया की बात करें, एमएसएमई में जितना जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसका 45% पिछले साल छूट कितनी दे रहे हो आप? किसको दे रहे हो? एक्सपोर्ट हुआ है 45% माल उनका एक्सपोर्ट हुआ है। तो इसलिए एमएसएमई को बूस्टअप ही तो कर रहे हैं। एक दिन में तो सारा एमएसएमई डेवलप हो नहीं जाएगा, धीरे धीरे टाइम तो लगेगा ही ना उसमें, कि भाई इतना टाइम में ये 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में धीरे धीरे बढ़ेगा। 45% तक आप ले आए हो एमएसएमई में, तो ये कम बात नहीं है। नहीं, वो जीएसटी के सरलीकरण की भी बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई लोन देकर आप कर्ज के बोझ तले पहले से दबा दे रहे हो।
नहीं तो सरकार जो सहायता देती है वो तो देगी, लेकिन इसके अलावा तो लोन नहीं देगी और क्या देगी, उसका तो धंधा करना पड़ेगा ना आपको। और जो जहां तक आप जीएसटी का सरलीकरण की बात करते हो तो जीएसटी का इतने अमेंडमेंट हुए हैं, वो अमेंडमेट किसके लिए हुए हैं, जो डिमांड के ऊपर ही तो अमेंडमेंट हुए हैं। 1200 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं। बोलिए स्वर्णिम जी, इसके अलावा अभी फिर उसके बाद आगे बाकी मेहमानों के पास जीएसटी काउंसिल जो है, जीएसटी काउंसिल है वो तय करती है किसी का रेट कम करना, ज्यादा करना, किसी का सरलीकरण करना, किसी को छूट देना। जीएसटी में देखिए जीएसटी का भी बात आ गई। काम धंधा करेंगे, काम धंधे के लिए माहौल कौन देगा? आपने माहौल दे दिया विदेशी कंपनियों को, जो इनका माल निर्यात हो रहा है, यहाँ आयात हो रहा है देश में, निर्यात को आपने प्रमोट नहीं कर रहे हो। आईफोन बन रहा है सर आज की तारीख में देश में, ये एक अलग चीज है। सुनिए सर, आईफोन बन जाएगा, आईफोन यहाँ पे आपके कुछ खरीद भी लेंगे लोग, लेकिन जो आदमी, एक गरीब आदमी अपना इलाज कराने जाता है, उसके लिए आपने बजट में कमी कर दी। रेलवे जिससे सुविधा चाहिए आदमी को, चाहे माल ढुलाई कोई हो, चाहे आपके यात्री की हो, वो आपने बजट कम कर दिया। आपने चिकित्सा के क्षेत्र के साथ शिक्षा के क्षेत्र में बजट कम कर दिया। कहां तो आप दावे कर रहे थे 6% तक आप नहीं, उस बारे में अग्रवाल साहब ने कहा कि भाई अगर 100 रुपए खर्च करने के लिए हो तो कहीं ज्यादा हो जाता है। रामपाल जाट जी, नेगेटिव में आपने मार्क्स दिए 10 नंबर में से इस बजट को, 1 2 3 4 जरा बताइए मोबाइल क्या कमी रह गई? पहली चीज, ये जो इनकम टैक्स पे 12 लाख तक की छूट की है, हाँ, एक आदमी को लाभ होगा 80,000 रुपए का, हाँ, उसकी बचत होगी। ये 80,000 रुपए किसान वर्ष भर में नहीं कमाता, उसके एक महीने में बचत हो जाएगी। और ये लाभ होगा जो बड़े लोग हैं उनको, और बड़े लोग कौन, जैसे भारत सरकार का सेक्रेटरी, अपना भी लाभ हो गया उनको, कुछ कहने की जरूरत नहीं, उनका ऐसा 12 लाख। दूसरी चीज, 1 लाख करोड़ रुपए का चैलेंजिंग फंड शहरों में, किस बात का है भाई? ये गांव नहीं है किस में देश में? गांव कितने प्रतिशत है, शहर कितने प्रतिशत है? तो शहरों का आप 1 लाख करोड़ रुपए दे रहे हो और गांव के लिए 80,000 करोड़। ये आपका मापदंड क्या है? इसलिए ये जो बजट है, तीसरी मैं कहना चाहूंगा, किसानों की आमदनी 2 बात तो छोड़ दो, 2022 पे हो गई इनकी दोगुनी, तो आधी रह गई। और अब किसानों की आय के लिए उनका जो उपज है, उनका जो उत्पाद है, उसको भी आप वो मूल्य नहीं दे रहे जिसको आप मिनिमम कहते हो। तो मिनिमम मूल्य भी नहीं दे पा रहे हो आप। राजस्थान ऐसा प्रदेश है, 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है, इससे किसानों को फायदा होगा या आप कह रहे हैं कि और जो है कर्ज के मकड़ जाल में फंसेगा वो? ये हम तो चाहते हैं ऋण मुक्त किसान बने, ये ऋण किसका खेल रहे हैं? अरे हम ऋण तो हम दे देंगे, आप हमें 2 काम दे दो, खेत को पानी दे दो, फसल को दाम दे दो, ऋण हम देंगे। सरकार आज जो मांगती फिर रही है जगह जगह पूंजीपतियों से, पधारो हमारे देश, हाथ जोड़ रहे हैं, वो हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। भारत का किसान फंडिंग कर देगा, आप उनको पैसे तो दो, उनकी फसल के पैसे तो दो, उनकी फसल के पैसे नहीं देते, घोषित करते हो न्यूनतम। जवाब अग्रवाल साहब से ले लेता हूं, फिर राघव चतुर्वेदी जी से समझूंगा चीजों को। जी देखिए, आप एक बात मुझे बता दें, रामपाल जी मेरे गुरु हैं बरसों से, एक बात मुझे ये बता दें कि पहले आप जो है बाहर कहीं भी जाते तो 2 हल लगे हुए खेत जोतते हुए आदमी दिखाई देता था किसान आपको। आज कहीं दिखाई देता है क्या? आज हर गांव के अंदर 2 5 10 15 20 ट्रैक्टर मिलेंगे आपको, ट्रैक्टर से खेती होती है। आज ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के सामान पे जीएसटी 27% लगता है। वो लगेगा उसमें क्या, उसके बावजूद ही तो है ना, लगेगा जो लगेगा उसमें, उसके बावजूद भी तो ट्रैक्टर तो सरकार है जिसने ट्रैक्टर तो ले रखे हैं ना, खरीद रखे हैं ना उन्होंने। तो इसलिए वो जो सारा का सारा किसान की जो आमदनी आप बार बार में, आज 1970 में हम जब प्रदर्शन करते थे, जब रामपाल जी भी हमारे साथ होते थे, तब भी यही कहते थे किसान की समस्या है, बेरोजगारी। तो आप ये कह रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो चुकी है, इसीलिए वो बैलों को, हलों को छोड़कर अब ट्रैक्टर पर आ गए हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, जितना भी पैमाना तो कुछ है नहीं उसका, कोई 2 गुनी हो गई या 4 गुनी हो गई, पर मैं आपको ये तो आप ही का वादा था ना, 2 गुनी होगी एक एंगल 2022 तक। जी हाँ, नहीं, निश्चित रूप से दोगुनी की बात हुई थी, उसका भी अगर से बात करेंगे तो उसके अंदर क्या है, जो सारे किसान हैं उन किसानों को चारों तरफ पहले वो जो उसके लकड़ी के पेड़ लगाने के लिए या इसके सागवान के इनके पेड़ लगाने की परमिशन दी है, उससे भी काफी। भाई मूल सवाल उनका यह है कि दाम नहीं मिल पा रहे हैं फसलों के, एमएसपी की गारंटी नहीं मिल रही है। अब आप 1 मिनट सुन ले, एक मिनट, मैं 30 सेकंड सुन रहा हूं आपका।
मैं बहुत विनम्रता से ये बात कहना चाह रहा हूं कि पहले किसी किसान के पास में 50 बीघा जमीन होती थी। अब उस 50 बीघा जमीन में उसके यहां पर 5 बच्चे पैदा हो गए, तो वो किसान मर गया तो 5 बच्चों ने 10-10 बीघा बांट ली। फिर उसके क्या है, 4-4 बच्चे हो गए तो 2-2 बीघा जमीन रह गई। अब वो 2 बीघा जो जमीन रह गई, वो 2 बीघा जमीन में जो कुछ भी पैदा होगा, चाहे उसको कितनी फसल का पैसा देंगे या नहीं देंगे, वो बेचारा डेफिशिएट में रहेगा, भूख में रहेगा कि उसका 2 बीघा जमीन है उसके पास में, 1.5 बीघा जमीन है किसी के पास में। मैं से ऐसे सैकड़ों परिवारों को जानता हूं जिनके पास में 50-50 बीघा जमीन। रामपाल जी, हाँ, एक सेकंड स्वर्णिम जी, पहले आप बोलिएगा, फिर मैं रामपाल जी के पास जा रहा हूं उसके जवाब देने, जल्दी से। देखिए, आश्चर्यजनक बात है रविंद्र जी, हम बार बार आरोप लगाते हैं कि जो पूंजीपति है, जिसके पास ज्यादा पूंजी है, जिसके पास ज्यादा जमीन है, जो अमीर है और जो सक्षम है, ये सरकार उसी की सोचती है। वो गरीब 2 बीघा वाली जमीन जिसके पास है, उसको एमएसपी दे करके उसको। रामपाल जी, ये जो तर्क दिया शंकर अग्रवाल जी की तरफ से, वो आप कैसे कहेंगे, उन्होंने आपको गुरु माना है, अपना गुरु मानते हो आपको? ये जो तर्क है कि किसानों की जमीन घटी है, जोत का आकार घटा है, ये सही है, लेकिन जोत का आकार घटने से आमदनी भी घटेगी, प्रति बीघा आमदनी घटेगी। प्रश्न यह है, इसलिए 2003 की रिपोर्ट जो हमारी नहीं है, एनएसएसओ की है, उनका देश में सबसे कम आमदनी मजदूर से भी कम किसान की है, और आज भी 27 रुपए एक दिन की आमदनी। आप एक तरफ जो खजाना खोल रहे हो और हम ये कह रहे हैं एमएसएमई बात, ग्राम उद्योग की बात क्यों नहीं करते? तो ग्राम उद्योगों में 65 लाख उद्योग हो सकते हैं हिंदुस्तान में, उसकी संभावना जो पहले थे। यदि उस और हम बढ़ेंगे तो खेती का अर्थ केवल खेत जोतना नहीं था, खेती का अर्थ था ग्रामोद्योग भी उस खेती में शामिल थे। बिल्कुल राघव चतुर्वेदी सर, आई एम एक्चुअली सॉरी, मैं बिल्कुल लास्ट में आपके पास थोड़ी देर से आ रहा हूं, लेकिन मैं अब समझना चाह रहा हूं, ये जो बजट आज आया है, जितनी सरकार की कमाई है और कमाई के सोर्सेज सरकार सोच रही है कि इस बजट में आगामी वित्तीय वर्ष में आएंगे, और इनका जो एलोकेशन खर्चा किया गया है, उसको आप किस तरह से लोगों को समझाएंगे आसान भाषा में? 2 नंबर आपने काटे हैं, 10 में से 8 नंबर दिए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले इसी से शुरू कर लूं सर कि क्यों मैंने 8 नंबर दिए हैं 10 में से। पहली चीज तो 10 में से 10 नंबर जब दे दिए जाते हैं तो कोई स्कोप नहीं रहता प्रोग्रेस का। मैं नहीं चाहता अगली बार और बेहतर हो, इसके लिए 1 नंबर। और दूसरा, कुछ ऐसे प्रोविजन है जो मैं क्योंकि टैक्स के प्रोस्पेक्टिव में ही सबसे पहले बात करना चाहूंगा। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम को सरकार ने पिछले 3 साल पहले अलग अलग किया था। उससे पहले सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम हुआ करती थी। पिछले 3 सालों से एक चीज गौर करने लायक है कि सरकार ने ओल्ड टैक्स रिजीम को पूरी तरीके से भुला दिया है। और आज बजट का अनाउंसमेंट हुआ, सबसे कम चर्चा इस बात की है कि ये फायदा किसको मिला है, क्योंकि सरकार ने बहुत समझदारी से पिछले 3 सालों में ओल्ड रिजीम को पीछे धकेलकर सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम की बात की है। तो 1 नंबर इसलिए कटा है कि वो व्यक्ति जो सालों से एलआईसी या होम लोन के लंबे कमिटमेंट कर बैठे हुए हैं, उनको सरकार को इस तरह नहीं भूल जाना चाहिए कि उसकी बात ही ना हो। सिर्फ इस वजह से मैंने 2 नंबर काटे। दूसरी बात, बजट अलोकेशन और फंड की बात, तो आज से 2014 के बाद कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस और सारी चीजें रही, प्लस विल भी रही, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो नेतृत्व के हिसाब से दृष्टिकोण होता है उसका भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन कच्चे तेल और इन सारी वजहों से बहुत सा फंड जो है, मतलब 2 चीज बजट की महत्वपूर्ण होती है, आमद और व्यय। तो आमद वाला जो एंगल है, पहले जीएसटी से पहले वैट लागू हुआ करता था, स्टेट वैट होता था, वैल्यू एडिशन टैक्स, उसके फिगर और जीएसटी के फिगर्स को आप कंपेयर करेंगे तो जमीन आसमान का फर्क है। लगभग हर दूसरे मंथ जो है जीएसटी कलेक्शन में अपने आप में रिकॉर्ड्स बना रहा है। प्लस सरकार की एक बहुत पॉजिटिव बात जिसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि आज के समय में सरकार का जो विदेशी मुद्रा कोष है वो बहुत स्ट्रांग है। इतना स्ट्रांग विदेशी मुद्रा कोष पहले कभी नहीं मतलब था। एक आप फिर कैसे चाहते हैं कि ये चीजों को और दुरुस्त किया जा सकता है आगे आने वाले वक्त में? सर, दुरुस्त की बात तो हर स्थिति में बेहतर के लिए इसको बना ही रहता है। मेरा सिर्फ कुछ छोटी छोटी चीजों पर जिसके बारे में मैंने बताया, जो लोग आपके साथ कमिटेड हैं, आप नो डाउट आप न्यू टैक्स रिजीम की तरफ जाना चाहते हैं और आपने बहुत अंतर, आज आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस टैक्स रिजीम के बाद अगर आप किसी भी एंगल पर, किसी भी इनकम लेवल पर अगर कंपेयर करेंगे तो हमेशा आपको न्यू टैक्स रिजीम ही बेहतर रिजल्ट देगी। इसका मतलब ये हुआ कि ओल्ड टैक्स रिजीम धीरे धीरे आपने पर्दे के पीछे ले गए और वो पीछे रह गए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा आज आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और चूंकि शंकर अग्रवाल जी ने एक बात कही और हर किसी के नजरिए से कही भी जाती है, भाई अगर 100 रुपए आपके घर पर भी आपकी तनख्वाह है या कमाई है, आपकी आमदनी है,
और आपको खर्च करने हैं, आपके खर्चे भी बहुत होते हैं, तो आपको उसी हिसाब से खर्चों का आवंटन करना होता है, पैसों का आवंटन करना होता है। और कई बार मन महसूस कर आपको कुछ खर्चों में कटौती करनी पड़ती है और कुछ खर्चों को नहीं करना होता है, उसको रोकना पड़ता है। उम्मीद करते हैं आगे वाले वक्त में इस बजट का रिजल्ट देश की अर्थव्यवस्था की बेहतरी के तौर पर देखने को मिलेगा। फिलहाल आज की फाइट में आगे